मैं एक प्राइवेट अस्पताल में लड़का बनकर नर्स का काम करती थी। वहीं पर एक आदमी को मेरा काम और सेवा भाव बहुत पसंद आया। वो एक करोड़पति आदमी था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इसलिए उसने मुझे अपने घर पर ही नौकरी पर रख लिया, ताकि मैं उसके घर में ही उसकी सेवा कर सकूं। उसे मेरा काम बहुत पसंद आता था और वो मुझसे बहुत खुश रहता था। धीरे धीरे मेरी उससे बहुत बातचीत होने लगी और वो मुझसे अपनी हर बात शेयर करने लगा। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो अपनी बीवी से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी उसे वो नहीं दे पा रही है जो वो चाहता है। फिर वो मुझसे बोला कि क्या मैं किसी भी ऐसी लड़की को जानता हूँ जो उसे वो खुशी दे पाए। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह से डर गई कि कहीं अगर इसे ये पता चल गया कि मैं खुद ही एक लड़की हूँ, तो फिर ये मेरे साथ ना जाने क्या करे। मैंने तुरंत ही उसे इनकार कर दिया कि मैं ऐसी किसी भी लड़की को नहीं जानता हूँ। लेकिन उस दिन अचानक ही मेरे साथ एक हादसा हुआ, जिसकी वजह से मेरी लड़कों के बालों वाली बिग मेरे सर से निकलकर नीचे गिर गई और मेरी पूरी असलियत उस आदमी पर खुल गई। मेरे घने लंबे काले बाल उसके सामने खुलकर आ गए और वो मेरी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसे जैसे ही पता चला कि मैं तो खुद ही एक लड़की हूँ, तो वो खुद पर काबू नहीं रख सका और उसके इतने दिनों का सब्र का बांध टूट गया और फिर उसने मुझे बेहाल कर दिया। मैं 20 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा नाम माला है। मैं भले ही खूबसूरती के मामले में खुद को भाग्यशाली समझती थी, लेकिन पैसों के मामले में मैं बहुत बड़ी बदनसीब थी, क्योंकि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया था, जहाँ पर मैंने बचपन से ही सिर्फ एक गरीबी भरी जिंदगी जी थी। और मैं और मेरा छोटा भाई हमेशा ही किसी न किसी तरह की तंगी से गुजरते रहे। कभी हमें कपड़े नहीं मिले तो कभी पेट भर खाना नहीं मिला, जिसकी वजह ये थी कि मेरे पापा कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करते थे। और अगर जो मजदूरी करके वो पैसा कमाते, तो उस पैसे को ज़्यादातर वो शराब की लत में उड़ा दिया करते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता था। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ अक्सर मेरे पापा से लड़ा करती थी, क्योंकि वो हर रोज शराब में ढेर सारा पैसा उड़ाकर घर आते थे और फिर उसके बाद वो माँ के साथ झगड़ा भी करते थे, जिसको लेकर मेरे घर में बहुत कलह होती थी। माँ अक्सर उन्हें समझाती थी कि हम लोग वैसे ही इतने गरीब हैं और तुम कुछ खास काम भी नहीं करते, और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे तुम कमाते हो उनको भी तुम अपनी बुरी आदतों में उड़ा देते हो। क्या तुम्हें अपने बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? लेकिन पापा के कान पर जूं भी नहीं रेंगती थी। धीरे धीरे साल बीतते गए। पहले तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती रही, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाने से पापा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। तब तक मेरा भाई भी इस दुनिया में आ चुका था। लेकिन भाई की पैदाइश के बाद माँ बहुत बीमार रहने लगी, क्योंकि उनके शरीर में हद से ज़्यादा खून की कमी हो चुकी थी। पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम माँ की अच्छी खिलाई पिलाई करवा सकते। मैंने कई बार पापा को समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ को अच्छी देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास तो माँ के इलाज के पैसे तक नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह से तो माँ कभी ठीक ही नहीं होगी। लेकिन पापा का वही हाल था जो हमेशा का था। पापा के कान पर इस बार भी कोई जूं नहीं रेंगी, और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं और मेरे भाई ने अपनी माँ को कुछ महीनों के बाद खो दिया। माँ के जाने के बाद तो जैसे मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक माँ ही तो थी जो मेरे जीवन में जीने का सहारा थी, जिसकी वजह से ही मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत मानती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मेरा भाई भी सदमे से बिल्कुल पागल हो चुका था। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने भाई के लिए जीना है, और जो तकलीफ़ें मैंने झेली हैं वो मैं अपने भाई को कभी भी नहीं झेलने दूंगी। इस वजह से मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, और भले ही मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन मैं अपने भाई को खूब पढ़ाऊंगी। माँ के देहांत के बाद भी पापा में कोई भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो तो अब और भी ज़्यादा पहले से शराब पीने लगे, क्योंकि अब तो और उन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं था और ना ही कोई उन्हें रोकने टोकने वाला था। इसीलिए अब वो बेतहाशा अपने मन की मर्जी कर रहे थे।
इधर मैं जहाँ भी काम ढूंढने जाती तो वहाँ हर बार यही होता कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है जो उस नौकरी के लिए मांगी जाती थी। इस वजह से मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं नौकरी की तलाश में भटक भटक कर थक चुकी थी। इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना मैं लोगों के घरों में बर्तन धोने, झाड़ू पोछा करने का काम शुरू कर दूं। मैंने कुछ अच्छी कॉलोनी में घरों में जाकर काम मांगना भी शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी मुझे काम ही नहीं दिया, क्योंकि हर कोई मुझे शक की नज़र से देख रहा था। हर किसी को ये लगता था कि मैं एक बहुत गरीब लड़की हूँ और मेरा बाप एक शराबी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके घर में चोरी कर लूं। इसलिए हर किसी ने मुझे दुत्कार दिया और अपने घर से भगा दिया। मैं हताश और निराश होकर घर वापस लौट चुकी थी। उस दिन मैं फूट फूट कर बहुत रोई और अपनी माँ को याद कर करके बार बार यही कहती रही कि माँ, तुम हम दोनों को छोड़कर क्यों चली गई? और अगर तुम्हें जाना ही था तो हम दोनों भाई बहनों को भी अपने साथ लेकर चली जाती। मुझे रोता हुआ देखकर मेरा भाई भी मेरे कलेजे से आ चिपका और फिर वो भी रोने लगा। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया तो देखा कि उसकी शर्ट पीछे से फटी हुई थी। ये देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मैंने एक बार फिर से अपना गम पी लिया और फिर से हिम्मत के साथ उठ खड़ी हुई कि मुझे कुछ भी करके अपने भाई को एक बेहतर जिंदगी देनी है, जिसके लिए मैं हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाए। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने भाई को जरूर खूब पढ़ाऊंगी। इसलिए मैं अगले दिन फिर से काम ढूंढने के लिए निकल गई। लेकिन उस दिन भी मेरे साथ वही हुआ जो अब तक होता आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि शायद मेरी मुसीबत इतनी ही बड़ी है। लेकिन जब मैं उस दिन घर लौट कर आई तो अपने घर में कुछ हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर मेरी तो जान हलक में आ गई। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे पापा को धमका रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वो कौन हैं, तो उनमें से जो उन लोगों का मालिक था वो कहने लगा कि तेरे बाप ने अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए मुझसे अब तक लाखों रुपए उधार लिए हैं और अब ये चुकता नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैं तुझे ये बात साफ तौर पर बता देता हूँ कि अगर तेरे बाप ने 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाया तो फिर मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगा और तुम लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दूंगा। मैंने उस आदमी के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की कि वो हमारे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि वो जितनी बड़ी रकम बता रहा था उसे 1 महीने में तो क्या, मैं 5 साल में भी नहीं लौटा पाती। क्योंकि हकीकत तो ये थी कि मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं उसके पैसे कहाँ से लौटाती। और पापा को तो इस बात की अगर इतनी ही फिक्र होती तो वो इतना बड़ा कर्ज लेते ही क्यों। मेरी बात सुनने के बाद वो आदमी मेरी तरफ ध्यान से घूर कर देखने लगा, जिससे मुझे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। मैं अपने आप में ही सिकुड़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को अपने दुपट्टे से अच्छी तरह से ढका, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आदमी की नजरें मेरे आर पार जा रही हों। तभी फिर वो मुझसे कहने लगा कि ठीक है, अगर तू मेरा कर्जा नहीं लौटा सकती, लेकिन तू मेरे यहाँ पर काम तो कर सकती है। जब तू मेरे यहाँ काम करेगी तो मैं तुझे जो भी तनख्वाह दूंगा उसमें से हर महीने मैं कुछ पैसे काटता रहूंगा और धीरे धीरे इधर मेरा कर्जा भी चुकता हो जाएगा और तू भी कुछ पैसे कमाने लगेगी। उस आदमी की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, तुम्हें उनकी ही सेवा करनी पड़ेगी। मैंने जब पहले ये बात सुनी तो मेरा दिल अंदर से थोड़ा घबरा गया, क्योंकि इतने बड़े बड़े अमीर लोगों के बीच में मुझे बहुत डर लगता। लेकिन मैं करती भी क्या। न जाने कितने महीने से मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थी, लेकिन मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। और आज जब काम खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया था तो फिर मैं उसे इनकार कैसे कर सकती थी। ना चाहते हुए भी मैंने फिर हामी भर दी, क्योंकि मुझे कैसे भी करके उस कर्ज को चुकाना था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे सर पर जो सिर्फ एक छत बची है वो भी छिन जाए। इसके बाद वो लोग वहां से चले गए। मैंने अपने पापा को बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन उनके ऊपर तो जैसे किसी बात का कोई असर ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा बीमार रहने लगे। जब उन्हें लीवर की बीमारी हुई तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने शराब पी पी कर अपने शरीर को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। लेकिन अब पछताने से होता क्या था, अब तो वो अपने शरीर की दुर्दशा ही कर चुके थे।
डॉक्टर ने भी मुझे साफ तौर से कहा कि अगर इनका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो फिर बस ये कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन ही निकल गई थी। एक तो माँ का साया मुझसे पहले ही छिन चुका था, लेकिन अब अगर बाप का साया भी छिन गया तब न जाने हम लोगों का क्या होता। क्योंकि भले ही मेरे पिता एक शराबी थे, लेकिन उनका हमारे सर पर साया रहना बहुत जरूरी था। क्योंकि ये दुनिया बहुत ही जालिम है। जिस किसी के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है तो उसे ये दुनिया चैन से जीने नहीं देती। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप बिल्कुल भी पैसों की फिक्र ना करें, मैं अपने पिता का इलाज अच्छे से करवाऊंगी। अब मैंने रिजॉर्ट में जाना शुरू कर दिया था और इधर पापा पूरा दिन घर पर ही रहते थे, क्योंकि अब उनके शरीर में इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वो चल फिर कर कहीं भी जा सकते। शुरुआत में तो मुझे रिजॉर्ट में थोड़ा ठीक लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वहां पर जो भी चीजें हो रही थीं वो मुझे कुछ अजीब लगने लगी। क्योंकि जब तक मेरी ट्रेनिंग चली तब तक तो मुझसे कुछ दूसरे ही काम करवाए जाते थे। जैसे मैं रूम क्लीनिंग के लिए जाती थी, रूम में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती थी उन सारे आइटम को वहाँ पर रखने जाती थी, साथ ही स्वीपिंग का काम भी करती थी। लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो फिर मेरी ड्यूटी स्पा में लगा दी गई। स्पा में आदमी आते थे जिनके लिए वहाँ पर लड़कियों को उन्हें रिलैक्स फील कराना होता था, उसके साथ ही साथ मसाज भी देनी होती थी। मुझे भी यही काम करने के लिए बोला गया। अब ये बात मुझे अंदर से बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की होकर इस तरह से आदमियों के साथ ऐसे कैसे कर सकती थी। लेकिन मेरी ड्यूटी क्योंकि स्पा में लगा दी गई थी तो मुझे ये सब करना तो था ही। उसके अलावा दूसरी बात मुझे ये बहुत अजीब लगती थी कि वहाँ पर जो भी आदमी स्पा में रिलैक्स करने के लिए आते थे उनके चेहरे पर स्पा में एंटर करने से पहले ही एक स्पेशल फेशियल पैक लगा दिया जाता था। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद इसलिए है ताकि उनके स्किन को अच्छा बनाया जा सके, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि ये इसलिए भी था ताकि उनके चेहरों को कोई ठीक से पहचान न सके। इसी वजह से वो फेशियल पैक चारकोल का लगाया जाता था जो कि काला होता था। इसलिए मुझे कभी ये पता ही नहीं होता था कि हमारे स्पा में आने वाले आदमी कौन कौन हैं। उसके अलावा वहाँ पर स्पा फैसिलिटीज़ की भी अलग अलग कैटेगरी थी। हर कैटेगरी के अपने अपने प्राइसेस थे, जिसमें नंबर 1, 2 और 3 कैटेगरीज थी। 1 और 2 कैटेगरी में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती थी ये मुझे नहीं पता था। वहाँ पर हर कैटेगरी के लिए जो लड़कियाँ काम करती थीं उनके ग्रुप डिसाइड थे, जो उन कैटेगरी का पेमेंट करने वाले आदमियों को सर्विस दिया करती थी। शुरू में तो मुझे ये सब करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ये तो मेरा काम है और अपने काम के लिए मुझे बुरा महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी काम की वजह से तो मेरे घर की रोजी रोटी चल रही है। मैं अपने भाई को पढ़ा पा रही हूँ और अपने सर का कर्ज भी उतार पा रही हूँ। यही मेरे पिता के इलाज की एक आखिरी उम्मीद है। अगर मैंने इस काम को भी अच्छे से नहीं किया तो फिर मुझसे ये सारी चीज़ें छिन जाएंगी। लेकिन मुझे हर रोज बहुत ही बुरा महसूस होता था, क्योंकि जो भी आदमी वहाँ पर सर्विस लेने के लिए आते थे उनका व्यवहार बहुत गलत होता था। वो मुझे अपने मन के हिसाब से काम करवाने को कहते थे, जिससे मुझे बहुत बुरा फील होता था। लेकिन उन्हें इस सब से कोई मतलब ही नहीं था, जिस वजह से मैं धीरे धीरे समझ चुकी थी कि यहाँ पर ये आदमी रिलैक्स फील करने के लिए क्यों आते हैं और ऐसा क्यों है कि स्पा सेंटर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ही ड्यूटी लगाई जाती है। क्योंकि असलियत ये थी कि इन आदमियों की नीयत साफ नहीं थी। मेरे मन में हमेशा से ही ये जिज्ञासा थी कि कैटेगरी 2 और 1 में आखिर ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ होती होंगी जो इन आदमियों को दी जाती हैं, क्योंकि उन दोनों कैटेगरी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी बहुत से आदमी इतनी महंगी कीमत खुशी खुशी चुका देते थे, जिस वजह से मैंने एक दिन चुपके से जाकर उन कमरों में झांक कर देखा, और जब मैंने अंदर का नज़ारा देखा तो मेरे तो होश ही उड़ चुके थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि रिजॉर्ट के अंदर स्पा सेंटर में इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है, और बेचारी जो लड़कियां यहाँ काम कर रही हैं वो भी कितनी मजबूर होंगी जो ये सब कुछ झेलने को तैयार हैं, जो अपने आप को इस काम पर दांव पर लगा दे रही हैं। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत बहुत मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर जो भी लड़कियां काम कर रही थीं वो अपनी इज्जत को पूरी तरह से नीलाम करके बैठी थीं। उस दिन जब मैं घर लौट कर आई तो मेरी आंखों के सामने से वो नज़ारा जा ही नहीं रहा था।
मुझे बार बार इस बात का डर सता रहा था कि कहीं आने वाले समय में ऐसा ना हो कि मुझे कैटेगरी 2 या 1 में ना डाल दिया जाए और फिर मुझे भी मेरा मालिक यही सब करने को कहे जो वहां पर आज वो लड़कियां कर रही थीं। लेकिन मेरी आत्मा इस बात की गवाही बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। अब एक तरफ मुझे मेरे पापा और मेरा भाई दिख रहा था और दूसरी तरफ मेरी इज्जत। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किसे चुनूं। मेरे आगे बहुत बड़ा धर्म संकट आकर खड़ा था, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे खुद को समझाया कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मुझे ये नहीं कहा गया कि मुझे इस तरह की कैटेगरी में काम करने के लिए भेजा जाएगा। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि मुझे चुपचाप जो काम दिया गया है वो करते रहना चाहिए। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन एक आदमी वहां पर रिलैक्स करने के लिए आया, लेकिन वो मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगा। वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो और मैं उसकी गुलाम हूँ। जबकि उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार था, इसलिए मैंने उससे बहुत बार रिक्वेस्ट भी की, सर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छी सर्विस नहीं कर पाऊंगी। पर वो आदमी अपने आगे कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे मेरी तबीयत खराब होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उसने मेरी रिजॉर्ट के मालिक से शिकायत कर दी। मालिक ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और मुझसे कहा कि तुम कहीं की महारानी नहीं हो, जो यहाँ पर तुम्हारे मन के हिसाब से काम होगा। उसके अगले दिन जब मैं रिजॉर्ट पहुंची तो मालिक ने मुझसे कहा कि अगले महीने तुम्हें सेकंड कैटेगरी में काम करना पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि मैंने उस दिन साफ तौर पर देखा था कि सेकंड कैटेगरी में जो लड़कियां हैं उनसे कौन सा वाला काम लिया जाता है। मैंने मालिक के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि वो तो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम्हारा कर्जा बहुत बड़ा है, जिसे चुकाने के लिए तुम्हें मेहनत भी तो ज्यादा ही करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी, जिसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अब तो मैं चाहते हुए भी इस काम को नहीं छोड़ सकती थी। वहां पर काम करने वाली एक लड़की से मेरी अच्छी दोस्ती थी। मैंने उसे जब ये बात बताई तो वो भी बहुत परेशान हो गई। वो कहने लगी कि अब तुम्हारे सामने और कोई चारा नहीं है, तुम्हें अब अपनी इज्जत और ये सारी बातें भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं होती। जिस दिन सेकंड कैटेगरी में मेरा पहला दिन था, उस दिन मैं बहुत डर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि जो भी आज यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आएगा वो ना जाने मेरा क्या हाल करेगा। मैं अभी डरी सहमी सी बैठी हुई थी कि तभी वहां पर दो लड़के आए और जो हमारी हेड मैडम थी, उन्होंने मुझे बताया कि आज ये मेरे पहले कस्टमर हैं। इनका काम मुझे बहुत अच्छे से करना है और उन्हें बहुत रिलैक्स फील कराना है। उनमें से जब एक लड़का दूसरे सर्विस रूम में जाने लगा तो वो पहले वाला लड़का उससे बार बार कहने लगा कि उसे ये सब नहीं करना, लेकिन उसका दोस्त उससे कहने लगा कि अरे यार, एक बार सर्विस को ट्राई करके तो देख, सच में बहुत ही रिलैक्स फील होगा। अब तो तू जवान हो गया है, फिर भी इतना क्यों घबरा रहा है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया। उसके बाद उस रूम में सिर्फ मैं और वही अकेले रह गए थे। मैं फेशियल मास्क की वजह से उस लड़के के चेहरे को ठीक से समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से मुझे पता चल रहा था कि जैसे मैं घबराई हुई हूँ, ठीक उसी तरह से वो भी उस वक्त बहुत घबराया हुआ था। कुछ देर तक मेरे और उसके बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपना काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने मेरी आज शिकायत कर दी तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। मैंने तुरंत उस लड़के से कहा कि आप यहाँ आकर बैठ जाइए। उसके बाद वो वहां पर बैठ गया और मैंने अपना काम शुरू किया, लेकिन तभी अचानक से वो उठकर खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि जैसे वो डर गया हो। मैंने उससे कहा कि सर आप डरिए नहीं, मैं आपको पूरा रिलैक्स फील करवाऊंगी। इसके बाद वो फिर से बैठ गया और मैंने अपना काम शुरू किया। अभी मैं धीरे धीरे अपना काम कर ही रही थी कि तभी अचानक से उसने मुझे बीच में रोक दिया, जिससे मैं डर गई कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरा काम पसंद ना आया हो। तभी वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे हाथ में ये क्या हुआ है। जब मैंने अपने हाथ को देखा तो मैंने उसे बताया कि दरअसल कल मेरा हाथ जल गया था। मेरे हाथ पर गरम गरम खौलता हुआ तेल गिर गया था
वो कहने लगा कि तुम्हारे हाथ में तो काफी चोट लगी हुई है और ऐसे में भी तुम काम कर रही हो। तुम्हें तो बहुत तकलीफ हो रही होगी। तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में पहली बार मेरी माँ के बाद मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा था जिसने मेरी फिक्र की थी। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे कहा कि नहीं सर, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि इतनी बड़ी चोट तुम्हें लगी हुई है और तुम कह रही हो कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। उसने मुझे सर्विस करने के लिए साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, सर आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर मेरे मालिक को पता चल गया कि आप यहाँ से बिना सर्विस लिए ही चले गए हैं तो फिर वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देगा। इस पर वो लड़का कहने लगा कि तुम्हारे मालिक को ये बात बताएगा कौन कि मैंने तुमसे सर्विस ली है या नहीं। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहेगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिली। मैंने उसे कहा कि सर तो फिर आप कल जरूर आ जाइएगा। कल तक ये चोट और ठीक हो जाएगी और मैं आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील कराऊंगी। इसके बाद उस लड़के ने हामी भरी और वो वहां से जाने लगा। पर मैंने उससे कहा कि सर 1 घंटे से पहले आप बाहर मत जाइए, नहीं तो बाहर सबको पता चल जाएगा कि आपने मुझसे सर्विस नहीं ली है। मेरी इस बात पर वो चुपचाप वहीं पर बैठ गया और मैं भी वहीं उसके सामने बैठ गई। कुछ देर हमारे बीच खामोशी रही। फिर वो मुझसे बोला, तुमसे एक बात पूछूं? मैंने उसे हाँ का इशारा किया। वो कहने लगा कि तुम ये काम क्यों करती हो? ये काम तो बहुत बुरा है। तुम तो मुझे एक अच्छी लड़की लग रही हो। क्या ये काम करते हुए तुम्हें बुरा महसूस नहीं होता? मैंने उसे कहा कि सर आज इस वाली कैटेगरी में मेरा पहला दिन है और सच बताऊं तो मैं अंदर ही अंदर अपनी इज्जत को लेकर बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ना जाने कौन वो पहला शख्स आएगा जो मेरे साथ। इतना कहकर मैं पहले तो चुप हुई। मैंने कहा कि सबकी कल्पना तो मैं सपने में भी नहीं कर सकती, लेकिन भगवान ने आज आपको भेजकर मेरी इज्जत को बचा लिया है। इस पर वो लड़का कहने लगा कि आज तो मैं आ गया, लेकिन कल क्या होगा? उसकी ये बात सुनकर अचानक ही मैं डर के मारे कांप गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा कि अब मेरे नसीब में जो लिखा है वही मेरे साथ होगा। ये सब मेरी मजबूरी है। एक बार फिर से मेरे और उसके बीच कुछ देर की खामोशी रही। उसके बाद जैसे ही 1 घंटा हुआ वो लड़का बाहर जाने लगा। मैं उसे एकटक निहार रही थी। तभी वो मेरी तरफ पलटा और कहने लगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, कल भी और आने वाले सभी दिनों में भी तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं होगा। उसने जब मुझसे ये बात कही तो मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर गई तो मेरा मालिक मुझे बहुत खुश दिख रहा था। वो कहने लगा कि तुमने तो अपने कस्टमर की बहुत अच्छे से सेवा की है, इतनी अच्छी कि उसने तो तुम्हें 1 साल के लिए अपनी सर्विस करने के लिए बुक कर लिया है और उसने साफ हिदायत भी दी है कि तुम उसके सिवा और किसी को भी सर्विस नहीं दोगी, जिसके लिए उसने एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर दिया है। इतना अच्छा काम तुमने उसे करके दिखाया कि वो इतना खुश हो गया और मुझे इससे बहुत फायदा हुआ है। इतना कहने के बाद मेरा मालिक तो वहां से चला गया था, लेकिन मैं अभी भी बुत बनी हुई खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक अनजान लड़का मेरी इज्जत को बचाने की खातिर अपना ढेर सारा पैसा मुझ पर खर्च करके गया था। मेरा उस लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरे प्रति अपना जो फर्ज निभाया था वो तो आज तक मेरे पिता ने भी नहीं निभाया। मैंने दिल ही दिल में उस लड़के को बहुत बहुत शुक्रिया बोला, क्योंकि उसने जो मेरे लिए किया वो तो शायद कोई भी नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद से वो लड़का हर रोज सर्विस के लिए आता था, लेकिन मैं उसे हाथ तक नहीं लगाती थी। वो मुझसे दूर सामने कुर्सी पर बैठा रहता था और इधर मैं भी उसके सामने चुपचाप बैठी रहती थी और वो वहां पर 1 घंटा बिताने के बाद चुपचाप उठकर चला जाता था। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे मेरे और उसके बीच में बातचीत होने लगी थी। मैंने उसे अपने घर के सभी हालातों के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी तक उसने अपने बारे में मुझे कुछ खास नहीं बताया था। ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझसे कुछ छुपाना चाहता हो। एक दिन उसने मुझे अपने यहाँ पर जॉब ऑफर की। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है। इस पर उसने कहा कि वो जो काम मुझे दे रहा है उसमें पढ़ाई लिखाई का कोई भी खास रोल नहीं है,
तो मैंने फिर उसे अपने कर्ज के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मैं मजबूर हूँ और इस काम को मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके बाद उसने मुझसे कई बार कहा भी कि अगर मैं बुरा ना मानूं तो वो मेरा कर्ज चुका सकता है ताकि मैं यहाँ से काम छोड़ सकूं। लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज अपने सर पर ले लूं। और फिर उस लड़के ने मुझ पर यही बहुत बड़ा एहसान किया था कि मेरी इज्जत को बचाने की खातिर उसने इतनी महंगी कैटेगरी के पैसे दिए थे। एक दिन वो लड़का मुझसे कहने लगा कि क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम मेरा चेहरा देखो। मैंने उससे कहा कि करता तो है, लेकिन यहाँ का ये नियम है, जो भी कस्टमर आता है वो जब तक यहाँ रहता है उसके चेहरे पर ये फेशियल मास्क बना ही रहता है, और अगर मैंने आपके मास्क को साफ किया तो फिर मेरी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। इसलिए मैं चाहकर भी आपका चेहरा नहीं देख सकती। उस लड़के ने कहा, तो फिर क्या आज शाम को तुम मुझे बाहर मिलोगी? उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ से घर जाते हुए ही बहुत देर हो जाती है और इसीलिए मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपसे कहीं बाहर मिल सकूं। दरअसल मैं अभी तक ये समझ नहीं पा रही थी कि वो लड़का सच में एक अच्छा इंसान है या फिर मेरे सामने अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा था, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि अगर वो कभी किसी को मजबूर देख लेती है तो अक्सर उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करती है। और फिर ये लड़का तो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सचमुच मेरी मदद करना चाहता है या फिर मदद करने के बहाने से मुझसे कुछ और ही चाह रहा है। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। मुझे अब उससे बहुत लगाव हो गया था और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था कि लेकिन तभी एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आया। उस रिजॉर्ट में पुलिस ने रेड डाल दी और वहां पर काम करने वाले हम सभी लोगों को वो पकड़ कर ले गई, और इधर रिजॉर्ट के मालिक को भी जेल हो चुकी थी। हम लोगों को तो कुछ महीनों के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन रिजॉर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका था और हम सब बेरोजगार थे। ये मेरे लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि एक तरफ मैं ऐसे बुरे काम से बच निकली थी और अब मुझे कर्ज चुकाने की भी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरी रोजी रोटी भी बंद हो चुकी थी और मुझे कहीं भी नया काम नहीं मिल रहा था। इसी बीच मेरी एक सहेली को दूसरे रिजॉर्ट में नौकरी मिल गई और उसने मुझे भी वहीं पर आने के लिए कहा, पर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि अब मैं फिर से एक बार इस दलदल में नहीं जा सकती। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने एक बार फिर से दूसरी नौकरी की तलाश में भटकना शुरू कर दिया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। फिर एक दिन मैंने एक दीवार पर पोस्टर चिपका हुआ देखा। उसमें किसी अस्पताल का नाम लिखा हुआ था जहां पर एक वार्ड बॉय की वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन वो जगह सिर्फ आदमियों के लिए थी। पहले तो ये देखकर मैं निराश हो गई, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर मैं लड़का बनकर वहां पर नौकरी के लिए जाऊं तो मेरा काम हो सकता है और मुझे अपनी इज्जत को लेकर भी कोई डर नहीं रहेगा। मैंने अपने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक मैंने लड़कों की तरह बोलने की खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरी आवाज पहले से ही थोड़ी सी भारी थी, इसलिए जल्दी ही मैंने लड़कों की तरह बोलना अच्छे से सीख लिया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कैसे पता करूं कि मैंने अब तक जो प्रैक्टिस की है वो वाकई में कारगर है या नहीं। मैंने फिर अपनी सहेली से लड़का बनकर फोन पर बात की और जब 10 मिनट के बाद मैंने उसे अपनी असलियत बताई तो वो दंग रह गई, क्योंकि वो सच में पहचान ही नहीं पाई थी कि मैं तो एक लड़की बोल रही हूँ। धीरे धीरे इस सब में फिर और 1 से 1.5 साल बीत चुका था और अब मैं उस अस्पताल में काम कर रही थी जहां मुझे अब किसी भी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं लड़का बनकर वहां पर जाती थी और इसीलिए कोई भी मुझ पर गलत इरादा नहीं रखता था। लेकिन वहां जो लड़कियां काम कर रही थीं, मैं अक्सर देखती थी कि उनका या तो अपनी मर्जी से ही किसी न किसी के साथ रिलेशन रहता था और वो लोग काम से जी चुराकर इधर उधर कोना पकड़ने की कोशिश करते रहते थे। और कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिन पर वहां पर काम करने वाले लोग जबरदस्ती ही अपनी नजर जमाए रहते थे और उन पर बार बार ट्राई मारते रहते थे।
मेरा काम वहाँ पर बहुत पसंद किया जाने लगा था। बहुत सारे मरीज मेरी अब बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि मैं पूरी लगन से वहाँ आने वाले मरीजों की सेवा करती थी। इसी बीच एक बहुत अमीर परिवार की औरत एक दिन मुझे ढूंढती हुई उस अस्पताल में आई। मैंने उसे वहाँ पहली बार देखा था। उसने मुझे बताया कि मेरे बारे में उसे उसकी किसी सहेली ने बताया है। वो कहने लगी कि मुझे अपने घर पर अपने पति की सेवा करवाने के लिए परमानेंट नौकरी पर रखना चाहती है, क्योंकि उसके पति का कुछ महीनों पहले ही एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने बताया है कि उसके पति का ख्याल रखने के लिए हर वक्त कोई न कोई उसके पास होना चाहिए। अब तक उसने जो भी नौकर अपने पति की देखभाल के लिए रखे हैं, वो सब उसकी उतनी अच्छी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उसकी तबीयत में ना तो सुधार हो रहा है और ना ही उनके जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो ठीक से हो पा रहे हैं। लेकिन मेरे बारे में उसने कई लोगों से मेरी बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए वो मुझे मुंह मांगे दाम पर नौकरी देना चाहती है। मैंने मन में सोचा कि जब इस औरत के पति को इतनी ही दिक्कत है, तो क्या ये अपने पति की खुद से सेवा नहीं कर सकती? लेकिन अमीर परिवार की औरतों के इतने चोचले होते हैं कि वो कोई काम खुद से करना ही नहीं चाहती, बल्कि हर काम पर पैसे खर्च करना उनके लिए ज्यादा रुतबे वाली बात होती है। मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि मुझे इस सब से क्या, मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने फिर जब उससे अपनी तनख्वाह के बारे में पूछा तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो तो मुझे 8 गुना ज्यादा तनख्वाह दे रही थी, जो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर था। इतनी तनख्वाह में तो मैं अपने भाई को शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती थी। मेरे लिए ये गोल्डन चांस था और इसीलिए मैंने तुरंत ही इस नौकरी के लिए हामी भर दी और अगले ही दिन से मैं उसके बंगले में जाकर अपना काम करने लगी थी। उसका पति उस वक्त व्हील चेयर पर बैठा था। उसके पति ने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम राजू बताया। उसके बाद उस औरत के पति ने मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछा तो मैंने थोड़ा बहुत झूठ और थोड़ा बहुत सच बता दिया। वो इतनी पूछताछ कर रहा था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने अपने बालों की नकली बिग और दाढ़ी मूंछों को ठीक किया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया है कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे इससे कम ही बात करनी चाहिए और अपना काम ज़्यादा करना चाहिए। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और मैं उस आदमी की पूरी लगन से सेवा करने लगी थी ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और सच में उसकी तबीयत में अब पहले से काफी ज्यादा सुधार होने लगा था, जिससे वो मुझसे बहुत खुश रहता था। इस बीच मैंने ये देखा था कि उस आदमी की पत्नी अपने पति से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखती थी, बल्कि वो तो बस पूरा दिन सिर्फ शॉपिंग करती, किटी पार्टी में जाती और अपने जो पुरुष मित्र थे उनके साथ ही उसका घूमना फिरना होता रहता था, जिसकी वजह से मैं उसके पति को हमेशा परेशान ही देखती थी। कुछ समय के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया और अब मैं और मेरे भाई दुनिया में अकेले रह गए। क्योंकि मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैंने अपने भाई को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, क्योंकि मैं अपने काम से आधी रात तक लौट पाती थी और तब तक मेरे भाई को घर पर अकेले ही रहना पड़ता था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पीठ के पीछे मेरा भाई किसी मुसीबत में पड़े। इसलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना ही ठीक समझा। इधर मेरे मालिक ने भी मुझसे कहा कि अब मैं उसकी यहाँ पर परमानेंट रहूं, क्योंकि मेरे चले जाने के बाद रात में उसे काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर डॉक्टर ने भी कहा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखभाल मिलेगी और उन्हें मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी, उतनी जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। मुझे भी अब उनके यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अब तो मेरे घर पर भी कोई भी नहीं था। लेकिन मालिक के बंगले में रहने पर मुझे अब खुद का खास ख्याल रखना पड़ता था, ताकि किसी को भी ये शक ना हो सके कि मैं एक लड़की हूँ। एक रात मैं अपने कमरे से पानी पीने के लिए उठी तो मुझे मालकिन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। पर जब मैंने उत्सुकतावश उनके कमरे में जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो वो किसी दूसरे आदमी के साथ थी। ये देखकर मुझे मालिक के लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें धोखा दे रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत अपनी बिग दाढ़ी मूछें लगाई और जाकर मालिक को बुला लाई और उन्हें उनकी आंखों के सामने उनकी पत्नी का सारा धोखा दिखा दिया। मुझे तो लगा था कि शायद मालिक ये सब देखकर गुस्से से फट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मालिक तो चुपचाप अपने कमरे में मुझे वापस ले जाने के लिए कहने लगे।
मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पत्नी किसी दूसरे के साथ, इससे ज्यादा आगे मैं कुछ कह नहीं पाई। इस पर मालिक कहने लगे कि मैंने उस औरत को कभी भी अपनी पत्नी माना ही नहीं, क्योंकि उस औरत ने मुझ में कभी अपना पति नहीं देखा। उसने सिर्फ मुझसे शादी इसलिए की ताकि वो महंगी महंगी शॉपिंग कर सके और दुनिया को ये दिखा सके कि वो एक करोड़पति की बीवी है। उसने मुझे कभी भी वो सुख नहीं दिया जो मैं अपनी पत्नी से चाहता था, और जब मेरे और उसके बीच में कोई प्यार का रिश्ता ही नहीं है तो फिर मुझे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किसके साथ क्या कर रही है। मैंने मालिक से कहा कि तो क्या आपके सीने में दिल ही नहीं है क्या? आपको प्यार की जरूरत नहीं है? इस पर मालिक कहने लगे कि ऐसा नहीं है, मुझे भी किसी से प्यार हुआ था, लेकिन मेरी इतनी बुरी किस्मत कि जब मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला था तभी वो ना जाने अचानक ही कहाँ गायब हो गई। मैंने मालिक से पूछा कि आखिर वो लड़की कौन थी, लेकिन मालिक मुस्कुराते हुए कहने लगे कि राजू, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ कर ला सकते हो। मैंने मालिक से कहा कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उस लड़की को आपके लिए जरूर लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपको आपका प्यार मिलना ही चाहिए। इसके बाद मालिक ने मुझसे कहा कि रात बहुत हो गई है और तुम जाओ, जाकर सो जाओ। अगले दिन जब मैं मालिक के पास कमरे में गई तो उनकी टेबल पर एक केक रखा हुआ था। वो कहने लगे कि आओ राजू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने उनसे सवालिया नजरों से पूछा कि ये केक किस लिए है मालिक? तो वो कहने लगे कि दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। वो कहने लगे कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मेरे साथ मेरा जन्मदिन मना सके। इस वक्त मेरे अपनों की गिनती में सिर्फ तुम ही हो और इसीलिए मैं ये केक तुम्हारे साथ ही काटूंगा। इसके बाद मालिक ने अपना जन्मदिन मनाया। मैंने मालिक से कहा कि आपने मुझे पहले नहीं बताया, वरना मैं आपके लिए कोई गिफ्ट जरूर लेकर आता। मालिक ने कहा कि तुम अगर चाहो तो मुझे एक गिफ्ट दे सकते हो। मैंने हैरानी भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। उसके बाद मालिक मुझसे कहने लगे कि क्या तुम मेरे लिए कोई लड़की ला सकते हो? उनकी इस बात ने मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे मालिक को ये क्या हो गया। इसके बाद मालिक ने कहा कि तुम शायद मेरी बात समझे नहीं। दरअसल कल तुमने कहा था ना कि तुम उस लड़की को मेरे लिए ढूंढ लोगे, और मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो एक रिजॉर्ट में काम करती थी। तुम्हारा तो बाहर आना जाना है और तुम तो बहुत से लोगों को जानते होगे, तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम उस लड़की के बारे में कुछ पता लगा सको। मैंने उनसे कहा कि तो फिर आप मुझे उस लड़की का नाम बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ लूं। मालिक कहने लगे कि उस लड़की का नाम माला था। मालिक के मुंह से ये नाम सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, और ना जाने क्यों ऐसा लगा कि मेरे खुद के अतीत के कुछ पन्ने मेरे सामने खुलने लगे। लेकिन मेरा दिल बार बार कह रहा था कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मालिक की आवाज उसकी जैसी ही है जिसे मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही मेरे पैर के पास कहीं से कॉकरोच आ गया, जिससे मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई और मैं जोर से उछल पड़ी, जिससे मेरी बिग मेरे सर से निकलकर दूर जा गिरी और मेरे लंबे घने काले बाल खुल गए। मालिक ने तुरंत ही मेरे करीब आकर मेरे चेहरे से दाढ़ी और मूंछों को भी हटा दिया, और फिर तो वो दंग रह गए। उन्होंने कहा, माला, ये तुम थी जो इतने समय से मेरी आंखों के सामने थी, मेरे इतने करीब थी, लेकिन मैं तुम्हें आज तक पहचान नहीं सका। मैं अभी भी मालिक को हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। तभी मालिक मेरी उलझन को समझ गए। वो कहने लगे, रुको, अभी रुको। इसके बाद जैसे ही वो अंदर वाले कमरे से चारकोल का फेशियल मास्क अपने चेहरे पर लगाकर आए और मैंने जब सिर्फ उनकी आंखें देखी तो मैं समझ गई कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरे लिए वो सेकंड कैटेगरी का इतना महंगा पेमेंट किया था ताकि मेरी इज्जत पर आंच न आए। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने दौड़कर उस लड़के को गले से लगा लिया। उसने कहा कि तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता, मेरा नाम रजत है। रजत ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि माला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब तुम मुझे ना मिली तो मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम जिस रिजॉर्ट में काम करती थी वो तो बंद हो गया था,
मैंने वहां से तुम्हारा एड्रेस पता करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे तुम्हारे बारे में बताता। फिर मजबूरन मुझे अपने पिता की जिद के आगे उनकी मर्जी की शादी करनी पड़ी। लेकिन मेरे दिल से तुम्हारा प्यार कभी भी नहीं गया और इसीलिए मैं अपनी पत्नी को कभी अपना नहीं सका। मैं एक एक दिन तुम्हारे इंतजार में ही काटता रहा और हर रोज भगवान से दुआ करता कि कैसे भी करके बस तुम मुझे मिल जाओ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रजत के मुंह से ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि मैंने अब तक ये सब नाटक क्यों कर रही थी, तो मैंने उसे खुद पर जो भी बीती थी वो सब कुछ साफ साफ बता दिया था। रजत ने मेरे आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि लेकिन अब तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद ही रजत ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और मेरी और रजत की धूमधाम से शादी हो गई। रजत अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। आज मैं रजत के साथ उनके बंगले में रह रही हूँ। मेरा भाई भी अब मेरे साथ ही रहता है। रजत का प्यार पाकर मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो गई है। मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ जो उसने मुझे रजत से मिलवाया। शायद उस रिसॉर्ट में मुझे मजबूर होकर काम इसीलिए करने जाना पड़ा था कि मेरी रजत से वहां मुलाकात हो सके। कहते हैं कभी कभी हमें जिस चीज के लिए लगता है कि ये हमारे लिए बुरी है, वो शायद आने वाले समय में हमारे लिए अच्छी साबित होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।